कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ज्योग्राफी का हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम ये 2 पार्ट में कवर कर रहे थे। जिसमें कल हमने पढ़ा था पार्ट 1, जिस पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? लैंड एज ए रिसोर्स के बारे में, सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे? वाटर एज ए रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो लैंड एज ए रिसोर्स एंड सॉइल एज ए रिसोर्स कल के वीडियो में हमने खत्म कर दिया था, जो कि पार्ट 1 वीडियो था, चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो। और ये चैप्टर 2 का ही पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम शुरू किससे करेंगे? वाटर एज ए रिसोर्स के। वाटर एज ए रिसोर्स से। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो पानी है ना, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। वाटर को किस कैटेगरी में हम रखते हैं? नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये हमें नेचर से मिलता है, इसे हम किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये अपने आप को रिन्यू करते रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे अर्थ का जो 3/4 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा अर्थ है, अगर इसको हम 4 अलग-अलग भाग में बाँट दिया जाए, हम अपने अर्थ को अगर 4 अलग-अलग हिस्से में बाँट देते हैं, जिसमें कि ये जो 3 हिस्सा 1, 2 और 3, ये जो 3 हिस्सा है, ये पानी से क्या है? घिरा हुआ है। और जो बचा हुआ एक पोर्शन है, वो हमारा क्या है? लैंड, ज़मीन है ये। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे अर्थ का 3/4 मतलब कि अगर हम अर्थ को 4 हिस्सों में क्या कर दें? डिवाइड कर दें, उसमें से जो 3 हिस्सा आएगा, उतना हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। पानी का मतलब हर तरह का पानी, या ओशियंस हो, रिवर हो, लेक्स हो, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वो हर चीज़ को क्या करता है? रेफर एज ए वाटर, जो कि कितना है? हमारे अर्थ का 3/4। It is therefore appropriately called the water planet। इसीलिए हम अपने अर्थ को किस नाम से जानते हैं? वाटर प्लेनेट के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है। पूरे अर्थ का 3 भाग में तो पानी ही पानी बस फैला हुआ है। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले जो जीवन की शुरुआत हुआ, लाइफ की शुरुआत हुई, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो ओशियन से ही शुरू हुआ है। और वहाँ से जब ओशियन से शुरू हुई, फिर वहाँ से जाके आगे लाइफ डेवलप हुआ, अलग-अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, अलग-अलग तरह के क्या है? अलग-अलग तरह के लाइफ आए, जिसमें कि अलग-अलग तरह के हमें जानवर देखने को मिले। तो इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? इसका शुरुआत माना जाता है कि वो कहाँ से हुआ? ओशियन से, वाटर से ही हुआ है जीवन की उत्पत्ति। जब नए-नए जीवन बन रहे थे इस अर्थ के ऊपर, तब इसका क्या माना जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है? वाटर है। वाटर एज ए रिसोर्स। इवन टुडे द ओशियंस कवर 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। आज क्या देखने को मिल रहा है? जो ओशियन है, यहाँ पे हमने किस चीज़ के बारे में बात किया था? पूरे वाटर के बारे में, जितना भी पानी है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ओशियंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कितना कवर करता है? 2/3। अगर हम अपने अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जितना भी अर्थ है उसको हम 3 पार्ट में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जिसमें से जो 2 पार्ट होगा वो किस चीज़ से घिरा हुआ है? ओशियन से। वहाँ पे ओशियंस ही ओशियंस हैं।
जो कि ओशियंस में क्या सपोर्ट करते हैं, रिच वेराइटी ऑफ प्लांट, बहुत तरह के प्लांट जो कि ओशियंस के अंदर पाए जाते हैं, एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हालांकि ये जो ओशियन का पानी है, समुद्र का पानी है, ये नमकीन है, खारा है, पीने लायक है नहीं, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। हमारा अर्थ पे हमारे अर्थ पे जितना भी पानी है वो कितना है, हम फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। हमारे अर्थ पे जितना भी पानी है उसमें से मात्र 2.7% ही ऐसा पानी है जो कि कैसा माना जाता है, एज ए फ्रेश, जो कि कैसा, फ्रेश वाटर के रूप में है। नियरली 70% of these occurs as ice sheets and glaciers in the Antarctica, Greenland and mountain ranges। इसको समझते हैं। हमारे अर्थ पे कितना पानी है, मान लेते हैं कि 100%। कितना भी पानी है वो कितना है, 100%। इस 100% पानी में से भी कितना पानी हमारे लिए फ्रेश है, कितना पानी फ्रेश है, 2.7%। मान लेते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर पानी कितना है, 100%, जिसमें से भी 2.7% कैसा है, फ्रेश वाटर के रूप में। ये जो 2.7 ऐसे फ्रेश वाटर है, इसमें से भी फर्दर ये जो 70% है, ये जो 70% है वो कैसा है, ऑकर्स इन आइस शीट्स। फ्रेश वाटर के फॉर्म में ये जो 70% है वो किस चीज़ के फॉर्म में, आइस शीट्स के फॉर्म में, बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर्स, इस तरीका के क्या है, ग्लेशियर्स बने हुए हैं 70%, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बर्फ जम जाते हैं। मॉइस्चर जब ऊपर जाता है तो वो क्या, मॉइस्चर का रूप जो कि आइस शीट्स बन जाते हैं, ग्लेशियर के रूप में बन जाते हैं। इतने ऊंचे के जाने के बाद क्या, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे अर्थ पे कितना पानी है, 100%, उसमें से भी क्या हमने देखा कि 2.7% ही कैसा है, फ्रेश है, पीने लायक है। और उस 2.7%, ये जो 2.7% है ये क्या है, फ्रेश। तो ये फ्रेश वाटर हमारे लिए कितना हो गया, 100%। इतना पानी तो हाँ पीने लायक है हमारे पास, चलो ठीक। उसमें से भी हमने क्या देखा कि ये जो 70% है वो कैसा है, आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, जो कि अलग अलग रीजन में क्या है, पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, जो कि ये ऐसे लोकेशन पे हैं वो हमारे लिए क्या, इनएक्सेसिबल, हम उन्हें लाने नहीं जा सकते। और हम अंटार्कटिका से पानी लाने तो नहीं जाएंगे अब उतना दूर तक। ड्यू टू देयर लोकेशन, उसके लोकेशन इस तरीका के, वहाँ से जो हम अलग जियोग्राफिकल एरिया पर रह रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक पानी ले जाना क्या, इनएक्सेसिबल है, उतना है नहीं, संभव नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो हमने क्या देखा, टोटल कितना थे, 2.7% फ्रेश वाटर, उसमें भी 70% क्या है, आइस के फॉर्म में जमे हुए हैं। जो बचा हुआ 1% है जो कि क्या है, अवेलेबल है, वो हमारे ह्यूमन यूज के लिए है। वो कैसे, इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये जो 1% फ्रेश वाटर है
ये हमें किस रूप में देखने को मिलता है? एज ए ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के नीचे पाए जाती हैं। सरफेस वाटर, जमीन पे पाए जाते हैं। रिवर्स में, लेक्स में, एज ए वाटर वेपर के रूप में। हाँ, जो टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर है, जब पानी क्या करते हैं, ये जब गर्म हो जाता है पानी, तो यही वाटर वेपर के रूप में क्या रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। वही फिर बाद में जाकर क्या होते हैं, प्रिसिपिटेट करते हैं, जो कि वर्षा के रूप में हमारे अर्थ पे आते हैं। वो क्या है, पानी का ही रूप है, एज ए वाटर वेपर के फॉर्म में इन द एटमॉस्फेयर। कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसलिए हम क्या कहते हैं, कि जो फ्रेश वाटर है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस सब्सटेंस है, कीमती है हमारे अर्थ के ऊपर। वाटर कैन नीदर बी एडेड nor subtracted from the earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. ये जो पानी है ना, इसे हम अर्थ से ना तो कम कर सकते हैं और ना इसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे कितना परसेंट पानी है, 100 लीटर पानी है, तो इस 100 लीटर पानी से भी अगर हम चाहें, इसे हम 105 करना चाहते हैं। 100 लीटर पानी है हमारे अर्थ के ऊपर, हाँ है। इसे हम क्या चाहते हैं, इसे हम चाहते हैं कि 105 लीटर बनाए। क्या हो सकता है, नहीं, ये 100 लीटर ही रहेगा। अच्छा, बढ़ा तो नहीं सकते हैं, ठीक। क्या इसे हम कम कर सकते हैं, 100 लीटर अगर पानी है तो क्या इसे हम 90 कर सकते हैं? नहीं, इसे हम कम भी नहीं कर सकते हैं। वो क्यों, जो कि आगे अभी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ना तो इसे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो जितना भी क्या है, जितना भी ये जगह ऑक्युपाई कर रहा है वो फिक्स है, उतना ही है, ना इसे हम बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज नॉट कांस्टेंट मोशन। हाँ, लेकिन इसकी मात्रा हमें क्या देखने को मिलती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि ये मोशन में है, मतलब ये चल रहा है, पानी चल रहा है। कैसे, ऐसे वाटर साइकिल के रूप में। पानी जितना है अर्थ पे उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये हमें कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कैसे, अर्थ के ऊपर ही। वो इसीलिए, और कम और ज़्यादा भी कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहीं अर्थ पे तो कहीं एटमॉस्फेयर पे। इसी में कम या ज़्यादा, अगर अर्थ पे ज़्यादा होगा तो ऊपर पानी कम होगा, अगर ऊपर पानी ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में ऐसे क्लाउड के फॉर्म में, तो नीचे क्या होगा, कम होगा। तो ये वैरी कर सकता है, एटमॉस्फेयर में पानी हमारे अर्थ के ऊपर, लेकिन रहेगा क्या, उतना ही जितने हमारे नेचर में पानी है। वो कैसे, क्योंकि जो पानी है ना वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है, मतलब ये घूम रहा है। हाँ, इस चीज के रूप में, एज ए साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, ये ओशियंस में लगातार, या फिर हमारे अर्थ सरफेस पे जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उस पर क्या कर रहा है, ये जो ओशियंस है वो मूव करते रहता है। मूव कैसे करता है, मोशन में कैसे, तो द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। तो ये जो समुद्र में पानी है, या किसी भी अर्थ सरफेस पे, या किसी भी वाटर बॉडीज में, ये जो पानी है ये क्या होता है, ये सन के हीट से, सन से जो हीट आता है उसके हेल्प से ये क्या कर जाता है, ये पानी ऊपर का गर्म हो जाता है। ये जब ये पानी गर्म होता है तो ये गर्म पानी ऊपर उठने लगता है एज ए इवोपरेशन के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। जब हम पानी गर्म करते हैं तो ऊपर क्या निकलता है, वाटर वेपर, क्योंकि जो गर्म पानी रहता है ना उसका वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है, और यही वाटर वेपर फिर ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, कंडेंस। ये हमारा पानी था, सन सन के हीट से ये पानी हमारा क्या हो गया, गर्म हो गया, वाटर वेपर बन गया। यही वाटर वेपर
ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, और ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या हुआ, कंडेंस हो गया, ठंड भी तो हुआ, ठंड होने पे क्या हो गया, ये बादल का रूप ले लिया। इसमें क्या है, बहुत सारे पानी जमा हो गए, और फिर यही जब बादल में से ये इवोपरेशन जब होते रहता है लगातार, तो ये जो क्लाउड है वो बड़े बड़े रूप लेने लगते हैं। मतलब जब ये हैवी होता है, पहले तो एक छोटा सा यहाँ पे आया वाटर वेपर, ये आया क्लाउड बनाया, छोटा क्लाउड, फिर आया, फिर थोड़ा और बड़ा क्लाउड, फिर थोड़ा और बड़ा क्लाउड, ऐसे ही करके एक बहुत बड़ा क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। जब यही क्लाउड भारी हो जाता है, जब ये उतना पानी का वजन सह नहीं पाता है, तो ये क्या कर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे प्रेसिपिटेट कर देते हैं, वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो पानी तो यही था, ये कहाँ गया, ऊपर एटमॉस्फेयर में इवोपरेट होके क्या हुए, कंडेंस होके क्या हो गया, प्रेसिपिटेट, फिर से हमारा पानी आ गया। मतलब पानी वही है, ये हो क्या रहा है, पानी कभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या ये पानी हमारे मोशन में है, हाँ है, ये पानी हमारे क्या है, मोशन में है। इसीलिए कहा गया है इट इज इन कांस्टेंट मोशन। ये जो पानी है हमारा, ये लगातार मोशन में चलते रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, ये साइकिल की तरह ओशियंस में या सरफेस पे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उस पर क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। द एयर, द लैंड एंड द बैक अगेन, ये हवा में जाते हैं, हवा से जमीन पर आते हैं, फिर ये वापस क्या, हवा में चले जाते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ, ये सारे प्रोसेस होते हैं एक वाटर को साइक्लिंग मैनर में क्या करने के लिए, चलाने के लिए। इसलिए कहा गया है वाटर कैन नीवर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड, वो जितना है वो उतना ही रहेंगे, क्योंकि वो साइक्लिंग फॉर्म में है। हाँ, ये वेरी कर सकता है कि ये कभी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो नीचे कम पड़ गया पानी, और कभी नीचे ज़्यादा आ गया, एटमॉस्फेयर में नहीं है तो नीचे पानी ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कांस्टेंट, जितने नेचर में है उतने ही रहेंगे। दिस इज रेफर टू एज वाटर साइकिल, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, वाटर साइकिल के नाम से। Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं पानी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, किस लिए, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, हम सिर्फ पानी का यूज पीने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि वॉशिंग, तरह तरह की चीज़ें धोने के लिए, जैसे कि कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, रेलवे व्हीकल्स, इन सभी को यूज करते हैं एज ए वॉशिंग के तौर पे पानी को ही। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और पानी का यूज हम इसलिए भी चीज़ यूज करते हैं ताकि इससे चीज़ें प्रोड्यूस हो। कैसे होगा प्रोड्यूस, वाटर फॉर एग्रीकल्चर मीन्स खेती के लिए पानी का हम यूज करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं जिसमें हमें क्या लगता है, पानी का ज़रूरत पड़ता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हमें क्या लगता है, पानी लगता है। थ्रू द रिसोर्सेज ऑफ द डैम्स में जो पानी आते हैं, उसी डैम्स के पानी जब नीचे टरबाइन पे गिरते हैं तो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है। इसी टरबाइन के रोटेशन से इसमें क्या एनर्जी स्टोर होते हैं, वही है जो इलेक्ट्रिसिटी हम बाद में यूज कर लेते हैं। एंड आर द अदर यूजेस, और पानी का भी और बहुत सारा यूजेस है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो कि हमारा पॉपुलेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जो जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे तो इनके डिमांड में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, खाने के लिए भी डिमांड बढ़ेंगे। वो एंड कैश क्रॉप्स क्या होता है, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए ग्रो किए जाते हैं, जिसे बेचकर हम प्रॉफिट कमा सकें, उन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उनके क्या हो रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रहे हैं। और जब इनके डिमांड भी इंक्रीज हो रहे हैं
फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स। तो जितने ज़्यादा डिमांड होंगे फूड के, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर, जितना एग्रीकल्चर करना होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, हमारे पानी वेस्ट होंगे। कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन मतलब शहरीकरण, मतलब बहुत सारे घर बन रहे हैं। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। ये सभी कारण हैं जिसके वजह से हमें फ्रेश वाटर का सप्लाई होने में या मिलने में ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, दिक्कत। क्यों? पानी का कमी कब होता है? जब फ्रेश वाटर की जो रिवर्स के थ्रू हमें मिल रहा है या अलग अलग लेक्स के थ्रू मिल रहा है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। या अगर पानी है भी तो वो कैसा पानी है, पोल्यूट हो चुका है, जिसके वजह से हमें ये पानी का दिक्कत देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। जो पानी है अवेलेबल उसके साथ क्या दिक्कत है। तो देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे क्या है, पानी का क्या है, कमी है। कौन कौन से रीजन है वो? मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply। इन सभी को क्या है, फ्रेश वाटर सप्लाई होने में क्या है, कमी है। यहाँ पे पानी मिलने में दिक्कत आ रहा है इन जगहों पर। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स, वो सारे देश जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में लाई करते हैं। क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, मतलब वहाँ उस तरीका के क्लाइमेट है जहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट सस्टेबल टू ड्राउट्स फेस्ड ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कर्सिटी। मतलब वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे पानी है भी तो वो क्या हो जा रहा है, ड्राउट, सूख जा रहा है। इतना गर्मी वहाँ हो रहा है कि वहाँ का पानी क्या कर रहा है, सूख जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कर्सिटी। पानी की कमी के कारण वहाँ क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। Thus, water shortage may be a consequence of variation on seasonal और annual precipitation। तो पानी की कमी हमें कब देखने को मिल सकता है, या तो वो सीजनल हो, यहाँ सीजन वाइज सीजन। अगर गर्मी है, अगर किसी रीजन में यहाँ गर्मी है तो हाँ ये तो पता रहेगा कि जब भी गर्मी आएगा यहाँ पे गर्मी में क्या रहता है, पानी सूख जाता है, यहाँ की नदियाँ सूख जाती है, तो यहाँ पे पानी देखने को मिलता है कब, गर्मी में। वही अगर अलग सीजन आया तब हाँ पानी देखने को मिल जाता है। तो पानी की कमी हमें कब देखने को मिलता है, वेरिएशन ऑन सीजनल, सीजन के चेंज होने की वजह से, और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी, या फिर एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो साल भर में पानी नहीं होता, वहाँ साल भर पानी नहीं होता है, वहाँ भी हमें दिक्कत देखने को मिलता है। और द स्कार्सिटी इज कॉल्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंटामिनेशन वाटर रिसोर्सेज। और पानी की कमी हमें इसलिए भी देखने को मिलता है क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट, बहुत ज़्यादा अंधाधुन यूज कर रहे हैं। जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा हम इसे यूज कर रहे हैं। जितना पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए उससे भी ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ अगर हमारा काम 5 लीटर में हो जाना चाहिए तो वहाँ हम 50 लीटर पानी बहा रहे हैं। एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी में क्या है, जो गंदगी है वो लगातार हम क्या करते जा रहे हैं, फैलाते ही जा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे पास पानी अवेलेबल तो है, तो उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं, जो कि वाटर वाटर एज ए रिसोर्स हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी है, बिल्कुल कमी है। तो इसे कंजर्व करने के लिए अभी हमें इसके तरफ क्या करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसे कंजर्व कैसे किया जाए उसके बारे में आप पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे।
आज की पूरी दुनिया में जो ज़्यादा दिखते हैं वो क्या हमें देखने को मिल रहा है? एक्सेस टू क्लीन, साफ पानी और पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, साफ पानी नहीं मिल रहा है। अगर साफ पानी हमें साफ पानी हमें पीने को नहीं मिल रहा है, और एडिक्वेट वाटर सोर्स मतलब पर्याप्त भी नहीं मिल रहा है, जितने ज़रूरत है उतने नहीं मिल रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विलिंग रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना होगा? हमें कदम उठाना पड़ेगा, हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा ताकि इस खत्म होते हुए पानी को हम क्या कर सकें? बचा सकें। इवन थ्रू वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जबकि वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। हमने क्या बताया था? वाटर क्या है? रिन्यूएबल। ये खुद को कैसे रिन्यू करता है? तो जब वाटर साइकिल के रूप में ये खुद को क्या करते रहता है? रिन्यू। लेकिन जो बचा हुआ पानी है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं? उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कि जितना यूज है उससे ज़्यादा ही यूज कर रहे हैं। जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम पानी लगा रहे हैं। एंड पोल्यूशन, और जो पानी है भी सही उसे हम क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। मेक इट अनफिट फॉर यूज, हम अपने यूज के लिए इसे क्या कर रहे हैं? अनफिट, दूषित कर रहे हैं, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली treated sewage, agriculture, chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants। हमें क्या करना होगा? हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो एग्रीकल्चरल है, केमिकल्स, एग्रीकल्चर जो हम परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह के इंडस्ट्री परफॉर्म करते हैं, उसके मदद से क्या हो रहा है? ये जो हम पानी का यूज कर रहे हैं उसके मदद से हमारा पानी क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है, गंदगी हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है। वो कैसे? तो जो एग्रीकल्चर की है उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, और जब इसे हम इरिगेशन करते हैं एग्रीकल्चर को, तो क्या होता है? यही पानी से ये केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं और वो पानी हमारा कैसा होता है? पोल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो इंडस्ट्री से अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, अलग अलग चीज़ें में जो इंडस्ट्री में यूज होता है पानी, वो भी क्या हो रहा है? हमारा गंदा हो रहा है। इससे कंटामिनेंट्स क्या हो रहे हैं और पानी हमारे दूषित ही होते जा रहे हैं। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, ये जो इंडस्ट्री है वो हमारे पानी को गंदगी कैसे कर रहा है? तो ये हमारे पानी में क्या फैलाते हैं? नाइट्रेट्स, जो कि केमिकल होते हैं। मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो कि एग्रीकल्चर में आते हैं, पेस्टिसाइड जिसे हम पानी में यूज करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं जो कि हमारे पानी में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। वो मिक्स होकर हमारे जितने भी फ्रेश वाटर है उसको क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये जो इतने सारे कचरे हमारे पानी में फैल रहे हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं? बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये समय के साथ अपने आप को ख़त्म नहीं करते हैं। कुछ तो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने आप को समय के साथ ख़त्म कर लेते हैं, वो नेचर से क्या हो जाते हैं? ख़त्म। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो नेचर में जल्दी अपने आप को ख़त्म नहीं करते हैं, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। और ये क्या करते हैं? जब ह्यूमन बींग्स इसे यूज करते हैं तो ये शरीर के अंदर रहता है, ये फिर हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी सीन कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंस। वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है इस इफ्लुएंस को क्या करके? कम करके। ये जो गंदगी निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स, अलग अलग तरह के वेस्टेज, suitably बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज, तो इसे वाटर बॉडीज में निकालने से पहले इसे अंदर क्या किया जाए? पहले इसे फिल्टर कर लिया जाए, इसे अलग कर लिया जाए। इससे हमारा वाटर पोल्यूशन क्या होगा? कम कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ, जो हम अलग अलग तरह के पेड़ लगाते हैं, जो हमारा जंगल है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन, वेजिटेशन में क्या आ गए? और अलग तरह के क्रॉप आ गए हैं, जंगल आ गए, ये हमारे क्या करते हैं? कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। ये जो है जिस मिट्टी में होते हैं, जिस ज़मीन में होते हैं,
उस मिट्टी को क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। इससे होता क्या है, जब वर्षा का पानी आता है वो क्या होता है, पूरे तरीके से बह के नहीं जाके क्या करता है, रुक जाता है। वहाँ जब पानी रुकता है तो वहाँ के नीचे के क्या होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाते हैं। तो सोचो अगर जंगल ही नहीं होगा, वेजिटेशन ही नहीं होंगे, तो जब वहाँ पानी आएगा तो ना पानी रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि वहाँ के मिट्टी के साथ ही क्या करते आएगा, पानी बहते चला आएगा। अब जब वहाँ पे जंगल होंगे, वेजिटेशन होंगे, तो वहाँ के सॉइल को पकड़ के रखेंगे। तो जब वहाँ पे आएगा पानी, तो वो पानी को क्या करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। उसी से हमारा ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज होगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग में एक दूसरा मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो सरफेस पे हमारे पानी आ रहा है वर्षा की वजह से, जो बारिश होता है हमारे अर्थ सरफेस पे पानी आ रहा है, उसे बचाया जा सके। ये वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, तो इससे जब वर्षा पड़ती है तो हम अपने छत पे क्या करते हैं, छत पे इसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसे एक पाइप की मदद से, इसे एक सिस्टम बनाया जाता है जिसे एक पाइप की मदद से नीचे क्या बना लिया जाता है, पाइप की मदद से नीचे उसे जमीन तक लाकर एक ऐसा क्या बॉक्स बना दिया जाता है, या एक पानी को स्टोर करने के लिए एक बना दिया जाता है। उसी में पानी स्टोर होते हैं, फिर इसे हम बाद में यूज कर लेते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। तो वाटर हार्वेस्टिंग में हमारा क्या है, वो मेथड है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, जो इरिगेशन के लिए हम अलग अलग तरह के नहरें यूज करते हैं, शुड बी properly linked to minimize losses by water seepage। जो हम अलग अलग तरह के नहर बनाते हैं, नहर में क्या होता है, नहर से जो पानी आती है वो जरूरी नहीं वो तो खेत में जाते ही हैं, खेत के अलावा भी वो पानी आधा से ज़्यादा क्या कई सारे खेत में चले जाते हैं, या अगर कहीं पे ये क्या कर गया, लीक हो गया तो वहाँ पानी चले जाते हैं। तो पानी का ऐसे वेस्टेज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है कैनाल्स की मदद से। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें कम करना चाहिए। कम कैसे होगा, तो बाय यूजिंग स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो कैनाल्स को यूज ना करके इसे हमें कम यूज करना चाहिए, और हमें क्या ध्यान देना चाहिए, स्प्रिंकलर्स। स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे दिखते हैं स्प्रिंकलर्स। ये स्प्रिंकलर्स करते क्या है, तो ये इफेक्टिवली इरिगेट करते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिवली इरिगेट कर रहे हैं, मदद करते हैं, इससे पानी ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है, इससे इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, जहाँ पे क्या है बहुत गर्मी है, बहुत सूखा हुआ है, तो वहाँ पे जितना गर्मी रहेंगे वहाँ उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, पानी क्या होंगे, गर्म होकर ऊपर भाप बन जाएंगे, वाटर वेपर बन जाएंगे। तो ऐसी जगह पे क्या हमें करना चाहिए, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। इसे यूज करना चाहिए, जो कि क्या हमें मदद कर सकता है, ये ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं करते हैं, और पूरे जितना भी होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड उन सभी पे क्या कर देते हैं, ये पानी अच्छे से इरिगेट कर देते हैं। इससे ज़्यादा हमारा क्या होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व। हमें इतने ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स, कीमती रिसोर्स को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए बाय अडोप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। इस तरीके की चीज़ों को एडोप्ट करके हम अपने वाटर एज ए रिसोर्स के क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ताकि हमारे आगे फ्यूचर भी क्या कर सकें, यूज कर सकें। अब हम देखते हैं अगला रिसोर्स के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, लैंड एज ए रिसोर्स पढ़ लिया, सॉइल पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया। अब अगला रिसोर्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये कैसे रिसोर्स है, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere that we call biosphere। ये है क्या समझाते हैं, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है और ये वाइल्ड लाइफ है, ये क्या करते हैं, ये
पार्टिकुलर नैरो जोन्स का मतलब पार्टिकुलर स्पेस में ही, पार्टिकुलर जगह में ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो पार्टिकुलर जगह कौन सा है, कुछ खास जगह, वो कौन सा है, तो वो एक कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, जिसमें कि हमारा जमीन का पार्ट लिथोस्फीयर, पानी वाला जितने भी पार्ट हैं जिसमें रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, जितने भी पानी का पार्ट हैं वो किस चीज़ में आ गए, हाइड्रोस्फीयर। तो हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जो हमारा ऊपर का पार्ट है, एयर का पार्ट है, वो दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो नैरो जोन, नैरो जोन्स मतलब कि पार्टिकुलर पैलेस। वो पार्टिकुलर पैलेस कौन सा है, तो जहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट देखने को मिले लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का, उसी को हम क्या कहते हैं, नैरो जोन। और ये नैरो जोन जो होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं फिर, बायोस्फीयर। ठीक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, नैरो जोन में। नैरो जोन क्या होता है, तो एक पार्टिकुलर जगह होता है। ये जगह क्या होता है, तो कॉन्टेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, ये तीनों में कॉन्टेक्ट होता है। और जब इन तीनों का कॉन्टेक्ट हमें देखने को मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड। बायोस्फीयर में क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एंड इंटर डिपेंडेंट, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। हम अपने सर्वाइवल के लिए इस चीज़ पे डिपेंड है, ये अपने सर्वाइवल के लिए इस चीज़ पे डिपेंड है। तो हम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है इन द बायोस्फीयर। द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज इकोसिस्टम। और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को, जो कि बायोस्फीयर में हम लोग जी रहे हैं, एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं, इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही कीमती रिसोर्स है। प्लांट हमारे लिए कैसे कीमती रिसोर्स है, वेजिटेशन कैसे, उसके बारे में हम देख रहे हैं, ये हमारे किस काम के आते हैं। तो प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, ये हमें टिम्बर देते हैं। गिव शेल्टर टू द एनिमल्स, एनिमल्स के रहने के लिए जगह देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन बी ब्रीथ, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं उसको ये प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल्स, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये क्या करते हैं, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, क्रॉप को ग्रो कर सकें। एक्ट एज ए शेल्टर वेल्स, जो कि सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये पेड़ क्या करते हैं, शेल्टर वेल्स की मदद से ये हमारे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ताकि ये जो हवा चले तो ऊपर का पार्ट सॉइल का क्या हो, रन ऑफ, वाश ना हो जाए। इससे जो विंड चलते हैं उसको, विंड को फोर्स को क्या करता है, ये शेल्टर बेल्ट, ये जो पेड़ है उसे रोक देता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और ये हमें किस चीज़ में मदद करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में। वो कैसे, तो जिस जगह, जिस जमीन पे पेड़ होंगे वहाँ पे अगर पानी आएगा तो पानी वहाँ क्या करेंगे, रुकेंगे। जब वहाँ पे पानी रुकेंगे तो वो अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे। गिव अस फ्रूट्स, और ये हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज। और जो हम पेपर यूज करते हैं, बुक यूज करते हैं, उन सभी के लिए भी क्या होता है, बहुत ही जरूरी होते हैं क्या, पेड़। तो ये तो हमने देख लिया, पेड़ हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी रिसोर्स है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। बहुत सारे ऐसे क्या यूज हैं प्लांट्स के, जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे यूज है इसके। यू कैन ऐड सम मोर, आप इसे क्या कर सकते हैं, यही नहीं इसमें और भी हम बहुत सारे चीज़ें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि क्या यूज है हमारे प्लांट का, वेजिटेशन का।
वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ये जानवरों को इंक्लूड करते हैं। बर्ड्स अलग अलग तरह के पक्षी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्या दिखाता है हमें कि किस चीज़ के बारे में बताता है? तो अलग अलग तरह के एनिमल्स, वो क्या हो सकते हैं? वो किसी तरीके के पक्षी हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। ये किस चीज़ के बारे में हमें दिखाता है? ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बताता है। ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? तो दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइट्स खाल देते हैं, ऊल ऊन देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक वीज प्रोवाइड अस हनी, कुछ इंसेक्ट ऐसे जैसे क्या मधुमक्खी, वो हमें क्या देते हैं? हनी, जो कि हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, जो कि हनी जो कि बीज के, जो कि हनी बी मधुमक्खी हमारे किस काम में आता है? पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर को क्या करते हैं? पोलिनेट करते हैं। हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, और इसे क्या है? ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं इकोसिस्टम में। तो ये हमने देख लिया है कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए किस लिए क्यों जरूरी है। अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमने क्या देख लिया? प्लांट हमारे लिए रिसोर्स है, उसके कितने सारे यूज हैं। वाइल्ड लाइफ हमारे लिए रिसोर्स है, उसके कितने सारे यूज है, उसके बारे में देख लिया। अब ये देख रहे हैं, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो एक जैसे है नहीं, वो अलग अलग जगह पे क्या है? वेरी करते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के हैं। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से पूरे एरिया में फैले हुए हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्या है? टेम्परेचर कैसा है। अगर कहीं का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही हाई, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी करता है। एंड मॉइस्चर, वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, मतलब पानी का अमाउंट भी क्या है? बहुत बहुत सारा है। पानी का अमाउंट वहाँ पे क्या है? बहुत सारे हैं। तो वहाँ का हमें क्या देखने को मिलेगा? अलग तरह के वेजिटेशन। और जहाँ पे टेम्परेचर क्या अलग है, और जहाँ पे पानी बहुत कम है, वहाँ पे अलग टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। तो द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया में अलग अलग तरह के जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज ए फॉरेस्ट के रूप में, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो पूरे दुनिया में जो अलग अलग तरह के क्या है वेजिटेशन है, उसके टाइप्स क्या है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, वो एरिया जहाँ पे वर्षा क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे क्या? बहुत सारे ह्यूज ट्रीज में ट्राई, जहाँ पे वर्षा बहुत होते हैं, वहाँ पे पेड़ भी हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा ग्रो करते हैं। द फॉरेस्ट आर thus associated with areas having abundant water supply। तो ये हमारा जंगल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ का पानी का सप्लाई हमें कैसा मिल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है, सालों भर वहाँ वर्षा ही हो रहा है, तो वहाँ फॉरेस्ट क्या होंगे? बहुत ज़्यादा। कहीं अगर वर्षा कम हो रहा है तो वहाँ फॉरेस्ट कम देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? कि वहाँ वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर का मतलब क्या है? पानी का मात्रा। अगर वो कम होगा तो द साइज ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कहीं का भी कैसा वेजिटेशन ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वाटर पे। कहीं अगर बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है तो वहाँ पे जो पेड़ होंगे उसके साइज क्या होंगे? ज़्यादा। अगर कहीं पे कम मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे साइज क्या होंगे? मॉडरेट होंगे। वहाँ के जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो मॉडरेट साइज के होंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा।
थॉर्नी सर्प्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ रेनफॉल। ये जो कांटेदार पाए जाते हैं हमें अलग अलग तरह के, ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है या फिर रेनफॉल वहाँ वर्षा होती ही नहीं है सालों भर। तो क्या हम देख लिए कि कुछ रीजन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे सालों भर पानी होता है, वहाँ पे घने जंगल है। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी क्या करते हैं, मॉडरेट, उतना भी नहीं पड़ते हैं पर हाँ हो जाते हैं उतना पानी, मॉडरेट रेनफॉल। वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, ग्रासलैंड। और जहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है वहाँ पे कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाएंगे। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration। तो ऐसा क्या होता है, जो ड्राई रीजन होता है वहाँ के प्लांट का ना एक क्या होता है, एक खासियत होता है। वो क्या, वो ये होता है कि उस तरीके के प्लांट में जो रूट होते हैं वो जमीन के ज़्यादा अंदर होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो पानी को रिटेन कर सकें। एंड लीव्स विथ थोर्नी एंड वैक्सी सरफेस, और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं और स्मूथ होती हैं, जैसे कि कैक्टस, कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। क्यों? ताकि रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि ये पानी को अपने थ्रू इवोपरेट ना होने दे, क्योंकि ये तो ऐसे ही पहले से ही ऐसे रीजन में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे पानी क्या है, पहले से ही बहुत ही कम है। तो अगर नेचर ने इसे पहले ही ऐसा बना दिया है, इसके रूट्स क्या होते हैं, डीप होते हैं, ताकि ये अंदर जमीन में जाकर पानी को रिटेन कर सके। लीव्स अपने पत्तियां के थ्रू, पत्ती के थ्रू, इसके जो लीव्स हैं उसके थ्रू ज़्यादा पानी इवोपरेट ना हो, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ना हो। होता है ऐसा नहीं है पर बिल्कुल कम होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स मतलब ठंड वाले इलाके जो हैं, जो हमारे अर्थ के ऊपर नदेन और एक्सट्रीम सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन जो कि क्या है, ठंड के इलाके में पाए जाते हैं। कंप्राइजेस ऑफ मोसेज एंड लिचेंस, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। मोसेज हो गए, लिचेंस हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस तरह के क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए क्या है, बने हुए हैं। फॉरेस्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिसीजियस। ऐसे तो फॉरेस्ट के बहुत तरह के टाइप्स हैं, लेकिन इसे हम बड़े तौर पे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एज ए एवरग्रीन एंड एज ए डिसीजियस, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे से देयर लीव्स। तो ये हम एवरग्रीन और डिसीजियस कैसे क्लासिफाई किए कि ये अपने लीव्स को कब क्या कर सकते हैं, सेट करते हैं, ये अपने लीव्स को कब ये झाड़ देते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स साइमल्टेनियसली। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो अपने लीव्स या पत्ती को क्या करते हैं, झाड़ते नहीं है पूरे साल भर। ऐसा नहीं कि झाड़ते हैं, झाड़ते हैं, इसकी पत्तियां भी क्या होती हैं, सेड होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ ये नहीं करते हैं, मतलब ये अलग अलग टाइम पे। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमें साल भर क्या एक जैसे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साल भर क्या रहते हैं, एवरग्रीन। इसकी पत्तियां क्या करती है, सेद करती है, लेकिन ये क्या एक साथ नहीं, अलग अलग, जिसकी वजह से हमें साल भर कैसे देखने को मिलते हैं, हरे भरे। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट। Deciduous forests shed their leaves particular season। जो deciduous forest होते हैं वो अपनी लीव्स पत्ती को क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, लेकिन वो एक पार्टिकुलर सीजन में। क्यों? टू कंजर्व द लॉस ऑफ मॉइस्चर, ताकि ये जो पानी है उसे इवोपरेट होने से, ट्रांसपीरेशन होने से बचा सकें। अगर लीफ नहीं होंगे तो क्या ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा, नहीं। तो वैसे ही जो पानी है वो उसी पेड़ के अंदर, ट्री के अंदर रिटेन कर लेगा, रह जाएगा। तो इससे क्या होता है, डिसीजियस फॉरेस्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ उस डिसीजियस फॉरेस्ट के जो पेड़ है वो अपनी पत्ती लूज करते हैं, और क्या पार्टिकुलर सीजन में लूज करते हैं। उसके बाद वो क्या वापस से उसके धीरे धीरे लीफ ग्रो होने लगते हैं। बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट
आर फर्दर क्लासिफाई एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट वेस्ट। तो जो हम अलग अलग तरह के क्या पर हैं, फॉरेस्ट पर हैं, उन्हें फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेसिस पे ऑन देयर लोकेशन। ये डिपेंड करता है कि उनका लोकेशन कैसा है इन डिफरेंट लेटीट्यूड्स। जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर जो बीच वाला लाइन है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वहाँ के फॉरेस्ट को हम अलग टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। अगर कोई पोलर रीजन पे है तो उसे वहाँ के फॉरेस्ट को अलग टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। तो बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जो दोनों जंगल है, उसको वापस क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेट वेस्ट, जो कि सबसे नदेन या फिर सदर्न साइड में पाए जाते हैं, या देयर लोकेशन इन डिफरेंट लेटीट्यूड्स, या उसके अर्थ के ऊपर जो अलग अलग लेटीट्यूड है उनके लोकेशन के बेसिस पे। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रेपिडली। हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो पूरी दुनिया में ये जो जंगल है ये क्या वेनिशिंग, खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसलिए हमें क्या है, हमें जरूरत है इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने का। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम क्या देखें, ये जंगल क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ के रहने वाले जंगली जानवर, यहाँ के वेजिटेशन क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो जो कि ये हमारे लिए रिसोर्स हैं, ये हमारे लिए काम के हैं। अगर ये रिसोर्स ही नहीं बचे फिर कल को हमारा लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। हम इस पर पूरी तरीके से क्या है, डिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन मेजर लिए गए हैं। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। बिल्कुल सही। ये जो जंगल हैं ये क्या है, हमारी संपत्ति हैं। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब रहने के लिए जगह देते हैं। जब ये प्लांट ही नहीं होंगे, जंगल ही नहीं होंगे, तो ये जानवर कहाँ रहेंगे, घर में, बिल्डिंग में, कहाँ रहेंगे, हम लोग के साथ। तो इसीलिए प्लांट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, शेल्टर, ये रहने के लिए क्या जगह देते हैं, किसे, एनिमल्स के। एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम। और प्लांट को भी ज़रूरत है एनिमल्स का रहना। क्यों, क्योंकि ये एक साथ मिलकर इकोसिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, हमें क्या ज़रूरत है, या हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए कंजर्वेशन जरूरी है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, और हम ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से कैन काउज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स और कैसे खत्म हो रहे हैं, तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट भी चेंज कैसे हो रहा है, हम ह्यूमन थिंग्स की वजह से। हम लोग ही वो रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। और इसके अलावा हम खुद जाकर क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं प्लांट में, वाइल्ड लाइफ में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, काउज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। तो ये जो जंगली जानवर, इनके नेचुरल हैबिटेट्स में क्या देखने को मिल रहा है, लॉस फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये खत्म हो रहा है। Many species have become vulnerable। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, बोथ प्लांट और एनिमल के दोनों ऐसे स्पीसीज हैं जो कि क्या हो रहे हैं, वल्नरेबल। ये अलग अलग कैटेगरी है जिसमें अलग अलग तरह के क्या मैं इसमें ये अलग अलग तरह के ये मेजर करने के तरीके कि कौन से प्लांट के स्पीसीज या वाइल्ड लाइफ स्पीसीज कौन से कैटेगरी में लाई करते हैं। तो बहुत सारे स्पीसीज क्या हो रहे हैं, वल्नरेबल हो रहे हैं, इन डेंजर के कैटेगरी में हैं, एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ तो ऐसे हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं। वो कैसे, तो डिफॉरेस्टेशन, जब हम जंगल काटते रहे, जंगल ही काट देंगे, वहाँ के तो एनिमल ही नहीं रहेंगे, प्लांट ही नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे एनिमल कहाँ रहेंगे, प्लांट भी गया, एनिमल भी गया। सॉइल इरोजन, जब सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर, ये जो जंगल में आग लग रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब कहाँ कर रहे हैं,
ज़मीन तो है नहीं फिक्स, वो क्या हो रहा है, जितना ज़मीन है उतना ही रहना है, तो उसके लिए हम जंगल को काट रहे हैं। और जंगल को काटने के से क्या हो रहा है, जंगल को काटने से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया जा रहा है, ज़मीन को बनाकर। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, या फिर वैसा टेम्परेचर, ये खुद जंगल में खुद ही आग लग जाते हैं कभी-कभी क्या, जब हवा चलते हैं तो फ्रिक्शन डेवलप होता है, उससे क्या हीट चिंगारी फेंकता है, पूरे जंगल में आग लग गया। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, फॉरेस्ट फायर है, सुनामी आ गया तो उससे क्या हो गया, लैंडस्लाइड देखने को मिला। अब जो लैंडस्लाइड हुए हैं वहाँ का क्या, जंगल भी गया, वहाँ के रहने वाले क्या, जंगली जानवर भी गए। सम ऑफ द ह्यूमन, कुछ ह्यूमंस भी फैक्टर हैं, नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्ट होने में, इसे खत्म करने में बोथ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, दोनों ही इस पे क्या हो रहे हैं, खतरा है इसके ऊपर, जो कि क्या कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे इसे कर दे ला रहे हैं। One of the major concern is the poaching, which result in the sharp decline the number of particular species. और ये जंगली जानवर कैसे खत्म हो रहा है, पोचिंग की मदद से। हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल में जाकर शिकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो लालच में, किस चीज़ के लालच में, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर कि वो हमारे लिए कैसे लाभदायक है। तो द एनिमल्स आर पोच्ड, एनिमल्स को क्या किया जाता है, पोच्ड किया जाता है, फॉर कलेक्शन, इसे शिकार किया जाता है, क्यों, कलेक्ट करने के लिए। एंड इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड किया जाता है ऑफ हाइड्स, किस चीज़ का, इसकी चमड़े का, स्किन्स का, इसके खाल का, स्किन्स का, नेल्स, इनके नाखूनों का, टीथ, इनके दांत, हॉर्न्स, एज वेल एज फेदर्स, इसके पंख और इसके सींग। ये जो जंगली जानवर है इसका क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। इसके ट्रेडिंग की वजह से ये क्या बहुत ही महंगे बिकते हैं, क्योंकि इसके मार्केट में डिमांड रहता है। इसी की वजह से क्या किया जाता है, लोग क्या करते हैं, इसकी पोचिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और इससे क्या देखने को मिलता है, हमारे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या देखने को मिलता है, इस पे खतरा है, ये हमारे लिए कम होते जा रहा है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, जिसमें से कुछ जानवर हैं, लायन, जिन्हें शिकार किया जा रहा है, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ये कुछ जानवर हैं जिन्हें क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब हमें इन्हें कंजर्व करना होगा, हमें इन्हें बचाना है, तो हम इसे कैसे बचाएंगे, तो अवेयरनेस फैलाकर। दे कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, हमें लोगों को बताना होगा कि ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये हमारे लिए रिसोर्स है, अगर ये कल को नहीं होंगे तो हम इस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, हम भी नहीं होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रिसोर्स है। वो कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे, ये कुछ पिक्चर दिया गया है जो कि न्यूज़पेपर में आया है, अलग अलग। फॉरेस्ट फायर किल्स 41 इन ग्रीस, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स स्प्रेड नियरली a million टोल टू फ्ली। तो ये अलग अलग न्यूज़पेपर है जो कि हमें क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लग रहे हैं अलग अलग रीजन की वजह से, जिससे हमारा जंगल खत्म हो रहा है, उसी जंगल की वजह से वहाँ के रहने वाले वाइल्ड लाइफ पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये बायोस्फीयर। ये अलग अलग रिजर्व्स जगह हैं जो कि बनाए गए हैं, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पे उन्हीं को जाना, किन्हीं को जाना वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, ये गवर्नमेंट के अंदर रहता है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स, क्रिक्स क्या होते हैं, ये छोटी सी नदी होती हैं, लेक्स, ये जो छोटी सी नदी होते हैं ये इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जो कि दूसरी बड़ी नदी में आकर मिलती हैं, इसी को कहते हैं क्रिक्स। लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। ये भी हमारे लिए क्या है, प्रीशियस रिसोर्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। लेक्स, वेटलैंड्स एंड क्रिक्स, इसे बचाने, इसे बर्बाद होने से, इसे खत्म होने से हमें क्या करना होगा, रोकना होगा।
देयर इज अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। अगर जितने स्पीसीज हैं वो अगर मेंटेन रहेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहेगा, ना इससे हम पे इम्पेक्ट होगा ना किसी इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इज सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीसीज। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत ऐसे जगहों पे वर्ल्ड में इसके डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके हैबिटाट्स, बहुत बहुत तरह के स्पीसीज के हैबिटाट को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जो इसका हैबिटाट है जब वही नहीं रहेगा तो ये कहाँ से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर कोई जानवर, मान लेते कि एक शेर है, लायन, अगर लायन का हैबिटाट है कि वो जंगल में रहे, उसके हैबिटाट जंगल को ही काट देंगे, वो कहाँ रहेगा, वो जंगल पे ही डिपेंडेंट है। जब उसका हैबिटाट को ही हटा देंगे तो फिर वो भी नहीं रहेगा। तो इसके हैबिटाट को भी बताना, हैबिटाट्स को भी बचाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Due to indiscriminate killings, several birds, पक्षी and animals have either become extinct or on the verge of extinction। हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध किलिंग कर रहे हैं, किस चीज़ का, पक्षियों का, जानवरों का, और इस लालच में कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, खत्म होने के कगार पे है, जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ही दुख की खबर है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए, इसे कंजर्व करने के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना चाहिए, जैसे कि लाइक सोशल फॉरेस्ट्री। हमें यह समाज में बताना होगा कि हमें जंगल लगाना चाहिए। वनो महोत्सव को क्या करना पड़ेगा, इसे सबको बताना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा। शुड बी इनकरेज, उन्हें उत्साहित करना पड़ेगा एट द रीजनल, जो कि हर एक जगह पे और पूरे कम्युनिटी लेवल पे भी, कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और इन्हें हमें लगाना चाहिए, ये हमारे कैसे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करेंगे। स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी इनकरेज्ड, जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे उन्हें क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए टू वर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स, कि वो नेचर कैंप को क्या करें, विजिट करें। दैट दे अप्रिसिएट द हैबिटाट ऑफ वेरिड स्पीसीज, ताकि उन्हें वो क्या कर सके, जितने भी उसके रहने के हैबिटाट हैं अलग अलग स्पीसीज की, उन्हें क्या कर सके, अप्रिसिएट करें, उन्हें बर्बाद ना करें। उनके अंदर ये सोच डेवलप हो कि ये भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है। वो अवेयरनेस फैलेगा थ्रू नॉलेज। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals। आज के समय में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि क्या है, लॉ पास किए हैं इसके खिलाफ, अगेंस्ट द ट्रेड एंड किलिंग, ट्रेड के खिलाफ, एंड किलिंग, जानवरों को मारने के खिलाफ। इन इंडिया किलिंग लायंस, और इंडिया हमारे देश में भी लायंस को किलिंग करना, ये टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन वस्टर्स, पीकॉक इज इलीगल, ये क्या है, इलीगल है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि पूरे, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि पूरे क्या करता है, कंट्री में जितने भी क्या है एनिमल्स हैं, बर्ड्स के स्पीसीज है, उन्हें क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। साइट्स हैज बीन इस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज, जो कि अलग अलग स्पीसीज की, पूरे जितने भी देश में अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, एनिमल्स की, अलग अलग पक्षी की, उनकी ट्रेड को क्या कर सके, प्रोहिबिट कर सके, खत्म कर सके। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये तो हमारा मॉरल वैल्यू है कि हम प्लांट और एनिमल को क्या करें, कंजर्व कर सकें।